हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसी लाइन आरएम सीरीज में आपका स्वागत है। मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चों, बेटा चैप्टर 6 का यूनिट 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट और थोड़ा सा परेशान करने वाला यूनिट भी है। डोंट वरी, सारे कंसेप्ट को बहुत आसान तरीके से, बहुत डिटेल में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो बेटा देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो कीन्स भाई साहब है वो इसका जो कंसेप्ट लेके आए थे इनकम डिटर्मिनेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम का, वो क्या है, जो था हमारा ग्रेट डिप्रेशन 1930 का, वॉज द मोस्ट सेवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था, एक मेजर डिप्रेशन, एक रिसेशन बहुत बड़ा आया था, है ना, एवर फेस्ड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड। ड्यूरिंग दिस पीरियड क्लासिकल इकोनॉमिक्स लैक्ड अ वेल डेवलप्ड थ्योरी। कोई भी इतनी बढ़िया थ्योरी नहीं दे पाया उस समय कि इकोनॉमिक्स को अब कैसे सर्वाइव कराया जा सके, है ना। टू एक्सप्लेन दिस परसिस्टेंस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिड नॉट हैव इफेक्टिव पॉलिसीज। तो सारे इकोनॉमिस्ट कहीं ना कहीं फेल हो रहे थे। फिर हमारे भाई साहब आए जॉन मेनार्ड कीन्स, गिव्स द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। क्या क्या कंसेप्ट दिए इन्होंने? एक तो रिलेशनशिप बताया बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, जो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, अलॉन्ग विद द मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये सारी चीजें आपके पास चैप्टर में भी डिटेल में होने वाली हैं, ठीक है ना। उसके अलावा इन्होंने बताया कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब विच इज रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ मनी, यानी मनी का सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स कैसे अफेक्ट होते हैं इकोनॉमी में और कैसे वो आपस में रिलेटेड होते हैं। फिर इन्होंने बताया रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन इन शेपिंग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में एक्सपेक्टेशंस मैटर करती हैं। ठीक है जी, तीन तरह के मॉडल जो इन्होंने डिस्कस किए। कुछ मॉडल आपने हो सकता है बच्चों ने पहले भी पढ़े हो, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल भी डिटेल में आने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो नाउ सर्कुलर फ्लो पता है हम लोगों को क्या होता है। हम बात कर रहे हैं अभी 2 सेक्टर मॉडल की। तो बेटा 2 सेक्टर मॉडल में एक तो होता है हमारे पास हाउस होल्ड्स और दूसरा क्या होता है, फर्म्स। ठीक है, इसको ये करते हैं जरा, चलो। एक होता है हमारे पास हाउस होल्ड्स और दूसरा होता है फर्म्स। तो हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में क्या चीजों का लेन देन होता है, देखो जरा। हाउस होल्ड से फर्म्स के पास जाती है फैक्टर सर्विसेज। क्या जाती है बच्चों? फैक्टर सर्विसेज जाती है पहले तो, और उन फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या जाता है, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर पेमेंट आती है हाउस होल्ड्स के पास, है ना। नाउ फैक्टर पेमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, आर इन द फॉर्म ऑफ, जो फैक्टर सर्विसेज के बदले दी जाती है, जो कि हो सकते हैं हमारे पास क्या, वेजेस हो सकते हैं, या फिर रेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, इंटरेस्ट, या फिर क्या हो सकता है, प्रॉफिट। ये 4 चीजें कहां से आई है? क्योंकि हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, राइट। कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होता है। तो इन चारों के लिए क्या क्या होगा? लैंड के लिए क्या होगा बेटा, रेंट होगा। लेबर्स को क्या मिल जाएंगे, वेजेस। और कैपिटल पे क्या जाएगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर अपना क्या ले जाएगा, प्रॉफिट, राइट। तो ये 4 तरह की फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म्स के पास जा रही है, फर्म से फैक्टर पेमेंट जा रही है हाउस होल्ड के पास, इन चारों पेमेंट्स के फॉर्म में। एक तो ये चीज के बारे में बात हो रही है। दूसरा क्या होता है हमारे पास, ये तो होता ही है, चलो। उसके अलावा फर्म्स जो है वो हाउस होल्ड्स को क्या प्रोवाइड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या देती है बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और हाउस होल्ड जो है फर्म्स को इसके बदले क्या देते हैं, पेमेंट देते हैं, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल है। ये 2 सेक्टर मॉडल के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। हाउस होल्ड से फर्म्स के पास गई फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर और फर्म्स ने क्या दिया, फैक्टर पेमेंट। उसके बाद फर्म्स जो है हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है और हाउस होल्ड्स क्या देते हैं उसके बदले में, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर 2 चीजें तो ऐसी है जहां पर मनी इन्वॉल्व है, यानी कि ये और ये। तो इन दोनों फ्लोज को हमने क्या बोल दिया, मनी फ्लो। क्या बोल दिया बेटा, मनी फ्लो बोल दिया। और जो ये दोनों फ्लोज है जिसके अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज या फैक्टर सर्विसेज की बात हो रही है, इनको हमने नाम दे दिया बेटा क्या, रियल फ्लो। क्या बोल दिया बच्चों, रियल फ्लो। तो रियल फ्लो के अंदर आ जाता है फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज, और मनी फ्लो के अंदर आ जाता है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, याद रहेगा। तो ये सारे कंसेप्ट्स हैं। फैक्टर पेमेंट मैंने आपको बताया क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट्स और फैक्टर पेमेंट्स में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। फैक्टर पेमेंट जो फैक्टर सर्विसेज के बदले दी जाती है, ट्रांसफर पेमेंट मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विस, तो वो होती है ट्रांसफर पेमेंट्स। लेकिन सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में हम सिर्फ फैक्टर पेमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, खास करके 2 सेक्टर मॉडल में, ठीक है बच्चों। चलो उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास सर्कुलर फ्लो, ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ आया, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और फंक्शन है, ये चैप्टर का मेन पार्ट है और यहीं से ही बच्चों की थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात शुरू होती है। तो हम लोग जरा बेसिक से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करते हैं, बढ़िया सा,
वाई का कॉलम, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम, वाई का मतलब क्या है, इनकम है, ठीक, और साथ में बनाते हैं कंजम्पशन। अब इसको समझने के लिए एक बात समझते हैं पहले। वैसे तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यानी जो भी चीजें हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी पे किस तरीके से अप्लाई होती है, लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए आप मान लेंगे एक बारी को कि ये एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। पर ये बात ध्यान रखना, जो भी चीजें आप इंडिविजुअल पे अप्लाई कर रहे हो पूरी इकोनॉमी पे भी अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या मानते हैं, जब जीरो लेवल ऑफ इनकम होती है तब भी हमारी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है। लेट सपोज कंजम्पशन इज 40, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज अ कंजम्पशन। पर जब इनकम ही नहीं है तो कंजम्पशन कहां से हो रही है, जब इनकम ही नहीं है तो कंजम्पशन हो रही है सेविंग्स में से, यानी सेविंग एग्जैक्ट उतनी ही नेगेटिव होगी जीरो लेवल पे। अब जैसे ही इनकम बढ़ेगी, इनकम जीरो से हुई 100, तो कंजम्पशन भी हमने बढ़ा दी थोड़ी सी, यानी कि हमने कंजम्पशन कर दी 120। कहने का मतलब 100 में से हम अभी भी कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम सेविंग को भी यूटिलाइज कर रहे हैं, तो सेविंग विल बी -20 हियर। ये बात समझ आई, ठीक है। फिर जब इनकम हुई 200, तो अब आप कंजम्पशन कर रहे हो 200। ये एक पैटर्न को समझो जरा ध्यान से, क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हम प्रोपोर्शनेटली कंजम्पशन भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब बिहेवियर देखना क्या होगा आगे जाके। अब जैसे ही इनकम हुई 300, अब आपने अपनी कंजम्पशन को कंट्रोल कर लिया। ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली क्या चीज है कि जब आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी होनी शुरू हो जाती है तो आपकी कंजम्पशन का और इनकम का जो गैप है वो बढ़ने लग जाता है ना। आपकी इनकम कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है अगर, और आपकी कंजम्पशन भी आप साथ साथ बढ़ा रहे हो, तो पहले तो वो साथ साथ चलेंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होगा, इनकम का गैप ज्यादा हो जाएगा, कंजम्पशन का जो फ्लो है वो धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो गई हैं और अब आप सेविंग जोन में जाना शुरू हो जाओगे। ये बात हर एक के ऊपर अप्लाई होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि मैक्रो लेवल पर भी यही चलता है, ठीक है। तो देखो उसके बाद 280, फिर जब 400 की इनकम हुई तो हमारी कंजम्पशन हुई 360 की। सिमिलरली जब 500 की इनकम हुई तो कंजम्पशन हुई 440 की, ठीक है। अब पैटर्न देखना, यहां पर क्या हुआ, सेविंग में कुछ भी नहीं, हमने सेविंग में से कुछ निकाला नहीं तो सेविंग में कुछ डाला भी नहीं। यहां पर कितना गया, सेविंग में 20, इधर आप देखेंगे 40 और इधर आप देखेंगे 60। ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में चल रही है यहां पर चीज, है ना। अच्छा, अभी अभी जो हमने एक चीज डिस्कस करी कि इनकम के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन कंजम्पशन का जो इंक्रीज है वो इनकम के इंक्रीज से कम होता है। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, इन विच income increases, consumption increases as the income increases, but rate of increase of consumption will be less than the rate of increase of income. इसी को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कीन्स का, ठीक है ना। चलो इतनी बात समझ आई। चलो अगर मैं इसको डायग्राम पे प्रेजेंट करूं, अगर अभी पहले चलो इतना देखते हैं, फिर आगे एक और बार डिस्कस करेंगे डायग्राम। तो देखो बेटा, यहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी इनकम, और इधर फिलहाल अभी ओनली कंजम्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो डायग्राम बनाने से पहले मैं इकोनॉमिक्स अपने सारे बच्चों के साथ एक बात जरूर करता हूं डायग्राम बनाने से पहले, कई बच्चों ने पहले भी वीडियोस देखी होंगी मेरी इससे रिलेटेड, कि आप जब किसी भी शेड्यूल को प्रेजेंट करने जा रहे हो अपने डायग्राम पे इकोनॉमिक्स में, तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स की एलोकेशन पे ध्यान कम देना है, उसके बिहेवियर पे ज्यादा ध्यान देना है जिसका आप डायग्राम बनाने जा रहे हो। बिहेवियर मतलब कि वो कैसा हो रहा है, वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, स्टेबल है, या रुक गया किसी जगह पे उसकी वैल्यू, ये सब चीजों की आपको एक कॉमन सेंस होनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कंजम्पशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ही हो रही है, राइट, कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। इनकम जब जीरो थी तब भी एक वैल्यू थी पॉजिटिव, यानी पहला पॉइंट मेरे को कहां मिला, अगर मैं यहां पर कंजम्पशन ले रहा हूं ये जीरो है। अब डजंट मैटर कि 40 कहां पे, कहीं ना कहीं तो होगा, तो हम मान लेते हैं ये है 40, लेट सपोज। तो अगर ये 40 है तो यानी कंजम्पशन का कर्व यहां से शुरू होगा। फिर क्या हो रहा है, कंजम्पशन, क्या कंजम्पशन उसके बाद कांस्टेंट है, नहीं है। क्या कंजम्पशन की वैल्यू गिर रही है, नहीं, कंजम्पशन की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। तो आप सीधा इस बेसिक को समझ के कंजम्पशन का ग्राफ ऐसा बना दोगे। सो दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग अ ग्राफ बाय अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर फ्रॉम द शेड्यूल, और ये इकोनॉमिक्स में करना होता है हमें, ठीक है ना। अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट्स की एलोकेशंस करेंगे तो आप हो सकता है एग्जैक्ट ग्राफ ना बना पाओ और आप उसी में उलझे रह जाओगे। छोटी क्लासेस में हमने ये वाला पैटर्न सीखा हुआ है ना कि आपको 2,3 एलोकेट करना है, तो आप 2 पे यहां तक चलोगे, फिर 3 पे ऊपर जाओगे, ये आपका पॉइंट है। ऐसे ऐसे एलोकेट करोगे तो आपका पॉइंट गड़बड़ हो सकता है और आप एग्जैक्ट बिहेवियर हो सकता है ना शो कर पाओ। ये मेन चीज नहीं होती इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाना मेन चीज होती है कि जो आपने बिहेवियर अपने शेड्यूल में रखा है वही आपके ग्राफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। दिस इज द मेन थिंग, ठीक है बेटा। तो ये तो था कंजम्पशन। अभी फिलहाल हमने ये बात करी, ग्राफ समझ आ गया कंजम्पशन का, सिंपल। अच्छा, इसी के अंदर अगर मैं सेविंग ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो सेविंग का ग्राफ आप देखेंगे क्या हो रहा है, सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव पॉइंट। अब ध्यान दो, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस कि ये अगर मैंने 40 माना है और मेरे को -40 चाहिए, तो एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेटली इतने ही डिफरेंस पे जाके कहीं ना कहीं -40 होगा। और उसके बाद क्या बिहेवियर है सेविंग का, वो भी आप देखोगे 2020 से इंक्रीज ही हो रहा है, इंक्रीज ही हो रही है सेविंग। उसके बाद फॉल तो नहीं हो रही, -40 से -20 होना इस +20, फिर +20 हुआ 0, फिर +20, फिर +20 और फिर +20, यानी कि बढ़ रही है। तो हम सेविंग का ग्राफ यहां से क्या करेंगे, ऐसे ऊपर ले जाएंगे,
तो अभी तक जो हमने समझा उसी का हमने टेबल ड्रॉ कर लिया, कंसेप्ट जो है माइंड में अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैंने इस वाली एक्सिस पे सेविंग भी लिया था। ठीक है बेटा, इतना समझ आया? चलो अभी ग्राफ हटाते हैं और चीजें ऐड ऑन करते रहेंगे, समझते रहेंगे ग्राफ साथ साथ। चलो जी इतनी बात समझ आई। नाउ जो एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट है टू सेक्टर मॉडल में, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ टू सेक्टर में। टू सेक्टर में हम ये मानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर क्या क्या आता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट नहीं पढ़ा। कंजम्पशन तो समझ आता है क्या है, पीछे पढ़ा हमने अभी। इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास दो तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है, एक होती है इंड्यूस्ड और एक होती है ऑटोनोमस। ठीक है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होती है जो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राइवेट फर्म्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी बात कर रही है। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा करे जाने वाली इन्वेस्टमेंट को हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और विच इज अफेक्टेड बाय द इनकम। यानी इसका ग्राफ आप अगर सीधा सीधा बनाएंगे तो वो ये होगा, दिस विल बी माई इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपनी क्या ले रहा हूँ, इनकम, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर जो है जितना उनके पास इनकम जनरेट हो रही है वो उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, राइट। लेकिन जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो हम जनरली लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। ठीक है, और एक किस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है जो स्टेबल रहती है, यानी कि विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ इनकम। तो इसका ग्राफ अगर मैं यहीं पर ही रफली बना दूं तो दिस विल बी द ग्राफ, कि इनकम कुछ भी हो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सेम रहेगा और सेम ही चलता रहेगा हर लेवल पे। तो कैसा हो जाएगा ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, यानी कि कांस्टेंट अमाउंट। तो कहने का मतलब हम यहां पर जो इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं बेटा वो कौन सी वाली यूज करते हैं, ऑटोनोमस वाली। मैंने आपको इसलिए दो डिफरेंस बताए कि अभी जो हम यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट यहां पर वो कौन सी यूज करेंगे, ऑटोनोमस वाली यूज करेंगे, ना कि इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड सिर्फ समझने के लिए था। तो अगर मैं यहां पर एक आई का भी कॉलम बना दूं और मैंने क्या बोला, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, यानी वो इन्वेस्टमेंट जो हर लेवल ऑफ इनकम पे सेम रहेगी। मान लेते हैं कोई भी वैल्यू, लेट सपोज 20, तो 20 ये 20 ही रहेगी हर लेवल ऑफ इनकम पे, क्योंकि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट कर रही है, इसका इनकम कितनी हो रही है इकोनॉमी में उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, चलो तो इसका ग्राफ तो हमने डिस्कस कर ही लिया। फिर भी अगर देखना चाहते हैं एक बार और, ये लो आप ग्राफ कैसे बनाओगे इन्वेस्टमेंट का, ऐसे। ठीक है, और अगर थोड़ा और इसको समझे, अगर मैं यहाँ पे 20 मान लूँ तो जो कंजम्पशन है मेरा वो 40 है, तो वो इसके ऊपर से जा रहा है ऐसे। ये दोनों के कंबाइन ग्राफ हो गए सी और आई का, क्योंकि मैंने 20 इसको माना था और 40 इसको, कॉमन सेंस। अब भले ही पॉइंट मार्क नहीं कर रहे लेकिन शेड्यूल के हिसाब से बिहेवियर तो सेम होना चाहिए ना। ये 40 से स्टार्ट हो रहा है, ये 20 है, तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब आप एडी देखो ऊपर, एडी मैंने क्या बोला, सी प्लस आई करके आता है। तो अगर आप यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का भी कॉलम बना लो, क्या बना लो, एग्रीगेट डिमांड का कॉलम, तो क्या बनेगा वो सी प्लस आई करके बनेगा। करके देख लो जरा सी प्लस आई क्या होगा। एक सेकंड इसको जरा ठीक करें, ये सी है, हाँ। तो सी प्लस आई करते हैं, 40 + 20 60, फिर 120 + 20 इज 140, फिर 200 + 20 इज 220, फिर अगेन दिस इज 300, दिस इज 380 एंड दिस इज 460। तो ग्राफ क्या होगा इसका। अब एडी हमने पढ़ा सी प्लस आई, है ना, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। एडी और कंजम्पशन के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है, दैट इज आई, और वो हमेशा सेम है। आई क्योंकि हमने कांस्टेंट माना है, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और वो थ्रू आउट सेम है, हर लेवल ऑफ इनकम पर इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच का गैप हमेशा सेम रहेगा, है कि नहीं। तो अगर दो लाइंस बनाने जा रहे हैं हम जिनके बीच का ग्राफ ऑलवेज सेम है, तो वो दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ये तो होती है कि दो ऐसी लाइन जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो ऑलवेज सेम है। अब ध्यान से बनाया, इसको ऊपर गया क्यों, क्योंकि दोनों का सबमिशन है ये सी और आई का, इसलिए इनको दोनों के ऊपर बनाया। और एक और रिलेशन क्या समझा हमने कि एडी और सी के बीच में डिफरेंस हमेशा सेम है, तो डिफरेंस हमेशा सेम होने की वजह से पैरेलल टू कंजम्पशन बनेगा। ये क्लियर है, आई थिंक यहां तक बच्चों को क्लियर है अच्छे से। चलो आगे देखते हैं, ये वाले ग्राफ क्लियर है तो चलो जी, ये हो गया एडी का कंसेप्ट, एडी का और सी और आई का, ठीक है ना। चलो अब जल्दी से अगर हम एग्रीगेट सप्लाई को सुन लें एक बारी। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, यानी कि पूरी इकोनॉमी में जितना भी सप्लाई हो रहा है, पहले था एग्रीगेट डिमांड, पूरी इकोनॉमी में जितनी भी डिमांड हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई की, यानी पूरी इकोनॉमी में कितना सप्लाई हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जितना सप्लाई हो रहा है इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का, उतनी ही इनकम जनरेट हो रही है, उतनी ही क्या जनरेट हो रही है, इनकम। सो इसलिए AS इज इक्वल्स टू Y, पहली बात। दूसरा, हमने पीछे क्या पढ़ा, अभी जो हमने टेबल बनाना शुरू किया था कि आप जो भी इनकम अर्न कर रहे थे या तो उसको कंज्यूम या सेव कर रहे थे। जैसे 300 की इनकम में से आपने 280 कंज्यूम किया, 20 सेविंग में डाला, तो इनकम का पार्ट या तो कंज्यूम होता है या सेव होता है। तो AS इज इक्वल्स टू Y एंड Y इज इक्वल्स टू C प्लस S, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि AS विल बी इक्वल टू C प्लस S। ये बात समझ आ गई कि एग्रीगेट सप्लाई वैसे इसके इक्वल नहीं होता, पर एग्रीगेट सप्लाई Y के इक्वल होता है और Y C प्लस S के इक्वल होता है, इसलिए हम कह रहे हैं AS इज इक्वल्स टू C प्लस S। सिंपल, ये बात समझ आ गई। तो अगर आप यहाँ पे AS बना के देखोगे बेटा,
तो कोई ज़्यादा मेहनत वाली बात नहीं है, आपका y वाली जो वैल्यूज़ हैं वही सारी आ जाएंगी, फिर से आप कर सकते हो। ये 0 हो जाएगा पहले वाला, फिर 120 माइनस 20 इज 100, चेक करते जाओ, ये सेम वैल्यूज़ आएंगी। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो अगर आपको गड़बड़ लग रही है तो, सारी कैलकुलेशन चेक कर लो, ये पूरा इनकम वाली ही बन के आ जाएगी, क्योंकि हमने माना ही पहले से इसको इनकम के इक्वल है, और C+S करके भी निकाल रहे हैं, सिंप्लीफाइड है। नाउ इसका अगर हम ग्राफ देखें, AS का ग्राफ पता होना चाहिए पहले जल्दी से, क्योंकि ये y के इक्वल है। अब अगर मैं ग्राफ में AS यहां पर ले रहा हूं और y इधर ले रहा हूं, और दोनों सेम है, यानी जो वैल्यू इसकी, जैसे ये 100 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 0 0 100 100 200 200 300 300, तो कैसे बनेंगे इनके पॉइंट्स अगर आप माइंड में सोचो तो ऐसे ऐसे नहीं बनेंगे, ये 0 0 होगा, फिर 100 100 होगा, फिर 200 200 होगा, फिर 300 300, तो एक लाइन में आते जाएंगे सारे पॉइंट्स। तो अगर आप इन सबको ज्वाइन करोगे बेटा तो क्या होगा, अगर आप इन सबको ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, विच विल बी अ 45 डिग्री लाइन। ठीक है, ये एक 45 डिग्री लाइन होगी। 45 का मतलब होता है कि एग्जैक्ट सेंटर से जा रही है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एग्रीगेट सप्लाई विल ऑलवेज बी सेम। ये इसका रीजन है 45 डिग्री लाइन होने का, कि जितना चेंज इनकम में आ रहा है उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज एग्रीगेट सप्लाई में भी आएगा, और दोनों की वैल्यूज ऑलवेज हर लेवल पर सेम रहेगी, इसलिए एक 45 डिग्री लाइन बनती है। और इसी एग्रीगेट सप्लाई की लाइन को मैं वाई की लाइन भी बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है तो वाई का कर्व भी यही है। तो अगर आपको बोला जाए इनकम का ग्राफ तो वो भी यही है, एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ बोला जाए तो वो भी यही है। क्लियर है? चलो, यहां तक बात क्लियर हुई, आगे देखते हैं। अब कुछ और 2-4 चीजें इसमें इन्हीं कंसेप्ट में से मिक्स करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। थोड़ा सा टेबल कम कर देते हैं, इतनी ज़्यादा की जरूरत नहीं है हमें अभी फिलहाल, थोड़ा स्पेस बना के चलते हैं ना। चलो, नाउ 2 ग्राफ बनाता हूँ जरा मैं एक साथ, कोशिश करते हैं, या फिर एक में ही बना दे। चलो एक में बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, एक में आ जाएगा। तो देखो अभी हमने क्या समझा, वाई का ग्राफ समझा है ना, बना देते हैं। दिस विल मैं वाई, या फिर आप इसको AS कह सकते हो, पर अभी मेरे को नीड जो है वो वाई की, इसलिए मैं AS नहीं लिख रहा। कंजम्पशन का ग्राफ हमने समझ लिया कैसा होता है, ये होता है कंजम्पशन का ग्राफ। क्या ये वाई को कट करेगा कहीं? डेफिनेटली करेगा। ये देखो, क्या वाई और सी इक्वल नहीं है एक पॉइंट पे? इक्वल है तो कट करेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही से बना के थोड़ा पहले भी कट कर सकते हो चाहो तो, यानी कि यहां से भी कट करके निकाल सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, नाउ क्या समझना है हमें, जो इससे पहले वाला ये जो जोन है सारा, दिस इज माई व्हाट, दिस इज माई डिस सेविंग जोन। क्या बोल रहा हूं बेटा इसको? डिस सेविंग जोन। यहां पर सेविंग नहीं हो रही, उल्टा आप सेविंग में से विड्रॉ कर रहे हो। इस वाले लेवल तक की बात हो रही है, 0 तक की, -40 -20 और 0, सेविंग तो नहीं हो रही। लेकिन इस पॉइंट के बाद, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद अगर आप देखोगे तो सेविंग होनी स्टार्ट हो गई, यानी दिस इज माई सेविंग जोन, दिस इज माई सेविंग जोन। अच्छा, जो एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट है जहां पर दोनों इक्वल हैं, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर Y और C दोनों बराबर होते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। अब उसी ब्रेक इवन पॉइंट पर मेरा सेविंग 0 है, ऑब्वियसली, क्योंकि जितना इनकम थी आपने उतनी सारी की सारी कंज्यूम कर ली, तो सेविंग में कुछ गया ही नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट के 2 मतलब क्या निकले, एक तो Y = C तो पता लग ही गया, साथ ही साथ हम कह सकते हैं सेविंग = 0, तो दोनों मतलब है। तो अगर इसी ग्राफ में, अब ध्यान देना, इसी ग्राफ में अगर मेरे को सेविंग ड्रॉ करना हो तो बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि इसी ग्राफ में सेविंग निकालने का मतलब है कि एग्जैक्ट इसी पॉइंट के सामने सेविंग इस एक्सिस को कट करेगा। सेविंग 0 होने का मतलब क्या है कि जब वो एक्सिस को टच करके निकलता है या कट करके निकलता है बेसिकली। ठीक है, तो आप जब सेविंग कर्व नीचे से लेके आएंगे तो वो एग्जैक्ट इसी पॉइंट से कट करता हुआ जाएगा। ठीक है, मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, आप लोग स्केल पेंसिल यूज करेंगे तो सही बनेगा। कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि नेगेटिव से स्टार्ट होगा और एग्जैक्ट इसी पॉइंट के सामने ही आके सेविंग 0 होगा, क्योंकि आपका स्केड्यूल ये कह रहा है और आपका कंसेप्ट भी यही बोलता है कि Y और C जब बराबर होंगे तो सेविंग कुछ होगी नहीं, जितनी इनकम थी आपने सारी कंज्यूम कर ली, सो देयर इज नो सेविंग। तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट के सामने आना चाहिए। ठीक है, और डिस सेविंग जोन में नेगेटिव है और सेविंग जोन में जो है सेविंग पॉजिटिव है, तो सारी बातें मैच हो रही है टेबल से। मजा आ रहा है? चलो, यहां तक क्लियर? चलो जी, हटाते हैं इसको भी। अब समझते हैं कुछ काम की बात। थोड़ा सा मैं टेबल एक बार दोबारा बनाऊं, टेबल थोड़ा सा वो ऐसा हो गया है ना, थोड़ा इसमें कटिंग वटिंग ज़्यादा हो गई है, कुछ कंसेप्ट बताना है मेरे को, एक बार दोबारा से बनाते हैं टेबल। चलो जल्दी से, फटाफट बन जाएगा, जल्दी से बनाते हैं। चलो, YC, अभी 2 की बात करते हैं, 0 100 200 300 400 500 तक मैंने बनाया था, है ना। सो दैट इज़ क्या लिया था हमने वैल्यूज़ 40, माइनस तो सेविंग था, ये 40 था सिर्फ, ठीक है ना, 40। और इधर हम लेते हैं क्या, 120, फिर 200, फिर 280, फिर दिस इज़ 360,
दिस इज 440। ठीक है, आई होप आपको वैल्यूज समझ आ रही होंगी बेटा, थोड़ा साफ साफ ही लिखा है गेस। नाउ यहां पर आपने एक पैटर्न पकड़ा था, जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया, हमने एक पैटर्न डिस्कस किया यहां पर कि एक सेविंग और कंजम्पशन और इनकम में गैप तो बढ़ रहा है, पर वो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न से बढ़ रहा है। ये देखो यहाँ पे 20 से बढ़ा, फिर यहाँ पे 40 से बढ़ गया, फिर ये 60 से बढ़ गया। यानी अगर मैं अगला लिख दूं तो आप फटाफट कह दोगे सर अब 80 का डिफरेंस लेके आप यहाँ पे 520 लिख दो चुपचाप, क्योंकि आपका पैटर्न मैंने पकड़ लिया, आप इस तरीके से ही बढ़ा रहे हो वैल्यूज को, है ना, सॉरी आप वैल्यूज को इसी तरीके से बढ़ा रहे हो, तो आप सर फटाफट यहाँ 520 लिख दो, हमने समझ लिया आप क्या पैटर्न यूज कर रहे हो। बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे आगे लेता जाऊं, बनाता जाऊं, और अब आपसे पूछूं कि बताओ जब ये इनकम 5000 पे पहुंचेगी तो बताओ कंजम्पशन कितना होगा, या उसके आगे का दूर का कोई भी लेवल मैं आपसे पूछ लूं, तो आप कहोगे सर रुको अभी 1 मिनट, हम 100 करके वहां तक पहुंचते हैं और फिर आपको बताते हैं, यही बोलोगे। मैं इसमें क्या बोलता हूं कि यहां पर कोई ऐसा फॉर्मूला या कोई ऐसी इक्वेशन अगर डिराइव हो जाए कि जिसमें मैं इस 5000 को पुट करूं और उसके सामने जो भी रेलेवेंट कंजम्पशन है वो मेरे को मिल जाए, तो बढ़िया हो जाएगा काम, है ना। तो उसी फॉर्मूला को, उसी रिलेशनशिप ऑफ इनकम और कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। जो हम किसका रिलेशनशिप समझ रहे हैं यहां पर, कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन में हम किसका रिलेशन समझ रहे हैं, इनकम और कंजम्पशन का। ठीक है ना। अब वैसे जनरली कंजम्पशन फंक्शन को बोला जाता है C इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, मीन्स कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ये भी बता देता हूं हम क्या लिखते हैं जब भी हम इकोनॉमिक्स में या कहीं पर भी इस फॉर्म में लिखते हैं किसी इक्वेशन को, या आपने सुना होगा डिमांड फंक्शन, है ना, या सप्लाई फंक्शन, या जहां पे हम बात कर रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन, तो एफ ऑफ वाई लिखे होने का मतलब क्या है कि यहां पर जो ये C है, दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे, ये पता लगता है इससे, यानी दिस इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी ये चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग मेरा कंजम्पशन चेंज होगा, ये मतलब है इस बात का। तो ये तो रिलेशनशिप है जनरली कि C और Y, C Y से अफेक्ट होता है, लेकिन हमें उसकी प्रॉपर इक्वेशन जो डिराइव करनी है उसके बारे में बात करते हैं। डेरिवेशन पार्ट नहीं पढ़ेंगे, सीधा उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। डेरिवेशन आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है, हम सीधा मेन मुद्दे की बात करेंगे। ठीक है ना। तो कंजम्पशन फंक्शन एक ऐसी इक्वेशन है जो मैं पहले लिख देता हूं, फिर उसके अंदर जो जो कंपोनेंट आएंगे वो हम डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है ना। तो कंजम्पशन फंक्शन इज C इज इक्वल्स टू A प्लस BY। अभी Y लिखते हैं इसको फिलहाल, आगे जाके और डिटेल आएगा ये। यानी कि C इज इक्वल्स टू A प्लस BY में पहले समझते हैं, जो कैपिटल C है दिस इज माई कंजम्पशन, जो हमें फाइंड आउट करनी है, जो मैंने आपसे भी इससे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करी कि मेरे को एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे उसके सामने की कंजम्पशन जाननी है। तो दिस कंजम्पशन जो मेरे को फाइंड आउट करनी है, इसी को हम C से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो स्मॉल a है दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमने डिस्कस किया था, उससे रिलेट मत करना है उसको, दोनों अलग अलग बातें हैं। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज जो फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट हर लेवल ऑफ इनकम पे। लेकिन ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब है कि वो कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होती है, कि जब हमारी इनकम जीरो है उस दौरान जो कंजम्पशन है, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मेरे इस एग्जाम्पल में जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो 40 है, दिस इज माई A। ठीक है, तो A इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ब्रैकेट में लिख सकते हो कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक है बच्चों, लो जी, ये वाली बात भी प्रिंट होगी माइंड में। अब ये जो स्मॉल b है इसके बारे में बात करते हैं अभी। पहले हम लिखते हैं y, y तो हमें पता है क्या होता है, इनकम, y इज इनकम, पहले y लिख लेते हैं, है ना। अब ये जो b है, ये जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा अभी तक उनके लिए नई चीज आ रही है। अब ये b स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी, लिखते जाएंगे, अभी बताऊंगा इसका मीनिंग, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर इसका फॉर्मूला और इसकी टेबल से क्या रेलेवेंस और क्यों हमने यहां लिया, सारी बातें आएंगी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब यह है कि इकोनॉमी में जब इनकम चेंज हो रही है, सो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी टू कंज्यूम, कि जब इनकम बदलती है तो उस बदली हुई इनकम का कितना पार्ट लोग कंज्यूम कर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है 100 रुपीज, एग्जाम्पल है बेटा, आपके पास है 100 रुपीज, अब आपको 50 रुपीज और मिल गए, मतलब 100 तो आपकी इनकम थी ही, आपको 50 रुपीज और मिल गए। तो मैं यहां पे ये बात कर रहा हूं कि ये जो 50 रुपीज आपको और मिले हैं, दिस इज योर डेल्टा वाई, डेल्टा मतलब चेंज इन इनकम। तो मेरा यहां पर जो एमपीसी है वो ये बता रहा है कि आपने इस 50 में से कितना कंज्यूम करा। सपोज आपने 50 में से कंज्यूम कर लिया 30, सो विच इज 60%, है ना। तो मैं क्या कहूंगा कि आपका एमपीसी जो है वो है 60%, वो है 60%, और वी कैन से 0.6। तो मतलब समझ आया कि आप अपनी बदली हुई इनकम का, चेंज इन इनकम का या इंक्रीज हुई इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करते हो, मतलब कि आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन इनकम।
ठीक है, यहां तक अगर नोट कर लिया है तो मैं पहले अब एमपीसी का कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, फिर इस पे वापस आएंगे। ठीक है बेटा, तो पहले एमपीसी का कंसेप्ट एक बार डिस्कस करते हैं फिर से जरा। देखो पहले एमपीसी का मीनिंग लिख लेंगे बेटा ध्यान से, फिर से क्या बताया हमने इसका मीनिंग, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज होने की वजह से। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं पूरी स्टेटमेंट क्योंकि इसके फॉर्मूला में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं जनरली कभी कभी, है ना। तो चेंज इन कंजम्पशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा सी से, ड्यू टू चेंज यानी नीचे आएगा डेल्टा वाई। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एमपीसी विच इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और हम मैक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हम एमपीसी पूरी इकोनॉमी का अलग अलग तो नहीं निकाल सकते हर इंडिविजुअल का, तो इसलिए फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस हम एमपीसी पूरी इकोनॉमी का सेम ही मानते हैं कि एक ही एमपीसी है, पूरी इकोनॉमी का एक ही एमपीसी मानते हैं। और अब आपको समझ आया होगा कि मैंने यहां पर पैटर्न क्यों यूज किया था। वो पैटर्न इसलिए यूज करा था क्योंकि अगर आप इस डेटा का एमपीसी निकालोगे, बच्चों कोशिश करो जरा निकालने की, साथ साथ अगर आप इसका एमपीसी निकालने की कोशिश करोगे तो हर लेवल पर सेम ही आएगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। पहले लेवल पे तो चलो कुछ नहीं है, चेंज तो कुछ हो ही नहीं रहा एक तरीके से। दूसरे से शुरू करते हैं, अगर मान लो तो कंजम्पशन में कितने का चेंज है, 80 का चेंज है, और इनकम में 100 का, 80/100 इज 0.8, मतलब 80% या 0.8 एक ही बात है। यहाँ पर देखो 80 का चेंज है, 100 का चेंज, फिर से 0.8, फिर यहाँ देख लो 80 का चेंज है, 100 का चेंज है, 0.8, यहाँ पर 80 का चेंज है, 100 का चेंज है, 0.8, सेम सेम सेम, यानी 0.8 0.8 0.8। तो मैंने एग्जांपल में पैटर्न इस तरीके से यूज करा है कि एमपीसी सेम ही निकले, और ये इसलिए क्योंकि इकोनॉमी में पूरी इकोनॉमी का एमपीसी सेम ही माना जाता है फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस, ठीक है ना। तो हम ये मान रहे हैं कि इकोनॉमी का, मेरे इस एग्जांपल में इकोनॉमी का जो एमपीसी है वो 0.8 है, तो आपको बी की वैल्यू मिल गई 0.8। कंसेप्ट समझ आया एमपीसी का कि 0.8 इज द एमपीसी, यानी कि जब भी आपकी इनकम चेंज होती है उस चेंज वाली इनकम का 80% आप कंज्यूम कर लेते हैं, उस चेंज वाली इनकम का 80% कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां तक ये बात समझ आई। तो अगर मैं बेटा इस डेटा का अपना वाई आपको समझ आ गया था, इनकम है, ये एमपीसी, ठीक है। अगर मैं अपने इस डेटा के अंदर वैल्यू पुट करूं जरा, जो हमने समझी है फटाफट से, आपने नोट कर लिया होगा आई होप। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, ए पता लग गया था 40 है, सी को सी रहने देते हैं, 40 प्लस ये है 0.8 और ये है वाई। तो देखो जो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उस पर वापस आते हैं। मैंने क्या बोला था कि 5000 की इनकम पे बताओ कंजम्पशन कितनी होगी। अब उठा के यहाँ पे वाई की जगह 5000 पुट कर दो, सी निकाल दो, वेरीफाई कर लें इसको सही है कि नहीं। तो आप एक काम करो, इसमें जो गिवन हमने लिखी हुई है वैल्यूज, इसमें से उठा के कोई भी इनकम पुट कर लो, आपके पास जो कंजम्पशन का आंसर आएगा वो उसके सामने वाली रिस्पेक्टिव कंजम्पशन ही आएगी। चेक कर लो, 300 यूज करते हैं, चलो 40 प्लस 0.8 इंटू 300। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी 300 की इनकम पे कितनी कंजम्पशन है, क्या ये 280 आती है, आती है तो इसका मतलब ये सही है ना। तो 40 प्लस 300 का 80% इज 240, मतलब 24 होता है तो 240, एंड दिस इज 280। चेक कर सकते हो बेटा, किसी भी लेवल की इनकम, मेरे इस एग्जांपल में किसी भी लेवल की इनकम आप पुट कर दो, उसके सामने वाली कंजम्पशन आपके पास आ जाएगी। तो दैट मींस अगर मेरे को 5000 की इनकम पे कंजम्पशन निकालनी है तो आंसर कमेंट कर दो कि क्या निकालो आपने इसने। 5000 की इनकम जब आप यहां पुट कर रहे हो तो आपके पास क्या कंजम्पशन आ रही है, कमेंट करके बता दो आंसर जल्दी से, ठीक है। सिंपल है, इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा कंजम्पशन फंक्शन। अच्छा यहां पर एक और चीज, इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। क्या इसके अंदर देखो ध्यान से, मैं कहीं पर कोई भी इनकम लूं तो मेरी ये दोनों वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी ना ऑलवेज, तो इसलिए मैंने एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, सो दिस इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। लेकिन जो सी का आंसर निकल रहा है लास्ट में वो सिर्फ क्या है, कंजम्पशन। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए माइंड में, इस चीज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे इसका एक कंजम्पशन, जैसे मेरा भी 280 निकला तो दिस इज माय कंजम्पशन, लेकिन जब मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं तो दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। क्लियर है। चलो अब सेम तरीके से ही एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज, अगर आपको ये समझ आ गया बेटा तो सेम तरीके से ही आता है हमारे पास एक सेविंग फंक्शन। जैसे कंजम्पशन फंक्शन है वैसे ही क्या आता है, सेविंग फंक्शन। यहां चेंज कर देते हैं नाम, ये लो अब हम बात कर रहे हैं सेविंग फंक्शन की, ठीक है। सेविंग फंक्शन को समझने से पहले एक कंसेप्ट पे चलते हैं जरा। देखो ये हमने पढ़ा था एमपीसी, अब अगर ऐसा ही हम एक और कंसेप्ट लिखें दैट इज एमपीएस, मींस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। लिख लो पहले फुल फॉर्म, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। लिख लिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब कि जब आपकी इनकम चेंज होती है तो उसका कितना पार्ट आप, उस चेंज वाली इनकम का कितना पार्ट आप सेव कर लेते हैं। और वी कैन से अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, चेंज इन सेविंग, क्या बोला मैंने, चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम, है ना, ड्यू टू चेंज इन इनकम,
ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ड्यू टू वाली बातें, क्योंकि इससे आपको फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है ना, इसलिए। तो चेंज इन सेविंग विल बी डेल्टा एस एंड चेंज इन इनकम विल बी डेल्टा वाई। सो दिस इज माई फॉर्मूला फॉर एमपीएस। एमपीएस का फॉर्मूला मिल गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब एक बात बताओ, मेरे उस डेटा में चलते हैं एक बार जरा। मैंने यहां पर एमपीएस हर पॉइंट पर निकाला 0.8। तो कसम खा के बताओ एक बात को कि अगर आप अपनी इंक्रीज इनकम का, जो मैंने एग्जांपल लिया था अभी 100 में आपको 50 और ऐड हो गई थी इनकम, तो मैंने कहा इस इंक्रीज इनकम का आपने 30 कंज्यूम कर लिया, तो डेफिनेटली 20 सेव किया होगा, ये मतलब हुआ ना। तो दैट मीन 60% आपने कर लिया था कंज्यूम, तो मैं कह सकता हूं कि 40% सेव किया होगा। चेक कर लो 50 का 40% ही तो होता है 40% ही तो होता है। तो इट मींस कि जितना पार्ट आप अपनी चेंज इन इनकम का कंज्यूम करते हो उसका बचा हुआ पार्ट ही तो सेव करते हो। तो यानी टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो एक रिलेशनशिप पता लग गया कि एमपीसी प्लस एमपीएस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये बात याद रहेगी, ये भी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो सेविंग फंक्शन में s इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से, जब हमने ऑटोनोमस कंजम्पशन यूज करी है कंजम्पशन फंक्शन में, जो कि एक फिक्स वैल्यू रहती है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, तो सेविंग के लिए क्या फिक्स रहेगी, एक वही ऑटोनोमस कंजम्पशन नेगेटिव में, क्योंकि उतना ही सेम पार्ट नेगेटिव होता है सेविंग का। सो माइनस में a, हम ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम न्यू वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो ताकि हमारे लिए वैल्यूज कैलकुलेट करनी ईजी हो। इसलिए हमारे जो कीन्स भाई साहब थे उन्होंने क्या करा, कंजम्पशन फंक्शन की ही वैल्यूज को साइन और ये रिलेशनशिप यूज करके सेम वेरिएबल में रखा है पैटर्न, ताकि आपको नए नए वेरिएबल्स देखने को ना मिले, है ना। सो माइनस a प्लस, अब देखो ध्यान से, दोनों का रिलेशन समझ आया। हमने एमपीसी को पिछले कंजम्पशन फंक्शन में b से डिनोट किया है, तो मैं अगर इसको b से रिप्लेस कर दूं, b प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, सो एमपीएस की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों, 1 माइनस बी निकलेगी कि नहीं। और क्योंकि अब हम सेविंग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो मेरे को एमपीएस चाहिए, तो मैं एमपीएस की जगह क्या लिख दूंगा, 1 माइनस बी इंटू में वाई। ये माइनस का साइन भी है, ठीक है। इसमें जितनी भी चीजें आपको सारी पता है। ए हो गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि सेविंग निकाल रहे हैं और जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे उतनी ही सेविंग होती है नेगेटिव में, क्योंकि सेविंग से तो कंज्यूम कर रहे हो। फिर ये बी होता है अगर एमपीसी, तो 1 माइनस बी हो गया एमपीएस। अब आप कहोगे सर इसकी जगह कोई नया एब्रीविएशन क्यों नहीं डाल दिया। अभी मैंने आपको रीजन दिया कि नए नए एब्रीविएशन यूज करेंगे तो नए नए वेरिएबल्स उसके अंदर नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, तो उसको सेम ही रखने के लिए हमने इस रिलेशन को यूज कर लिया। यहाँ पर आपको ये समझ आना चाहिए कि 1 माइनस बी इज एमपीएस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एमपीएस। तो मेरे इस डेटा का अगर मैं सेविंग फंक्शन निकालूं तो सेविंग फंक्शन बस वैल्यूज वही है, आपको सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दो। सो एस विल बी इक्वल टू -40 प्लस 0.8 मेरा एमपीसी है, सो डेफिनेटली एमपीएस कितना होगा 0.2। बेसिक मैथ समझते हो बेटा, 1 में से 0.8 जाएगा तो 0.2 ही बचेगा ना, सो 0.2 वाई। सो दिस इज माई सेविंग फंक्शन। आई होप इट्स क्लियर। अब ये भी फिर से वही इक्वेशन फॉर्मेट में, इसमें आप कोई भी लेवल की इनकम पुट करो, उसके सामने वाली सेविंग निकाल के देख लो। आपने इससे पहले जो सेविंग वाला कॉलम बनाया था अभी, उसमें जाके चेक करो, कोई भी इनकम पुट करो और देखो आपके पास रेलेवेंट सामने वाली सेविंग आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। तो हमने डिस्कस करा सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, एडीएएस के फॉर्मूला थोड़े थोड़े डिस्कस कर लिए। अब एक बार एक और चीज देखते हैं छोटी सी, इसको हटाते हैं जरा। मार्जिनल वाले तो पढ़ लिए, एक और प्रोपेंसिटी से रिलेटेड कंसेप्ट है, वो होता है एपीसी और एपीएस। ये भी देख लेते हैं, इससे रिलेटेड ही है कहीं ना कहीं। एपीसी विल बी एवरेज, ये जो हमने फॉर्मुलाज पढ़े हैं दोनों, यानी कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन, उनके अंदर इनका रोल नहीं है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट है इससे रिलेटेड। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और ये होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है जी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब यहां पर हम चेंज वाली इनकम की बात नहीं कर रहे। मार्जिनल में हमने क्या पढ़ा स्पेसिफिकली कि जब चेंज होती है इनकम तो उसका कितना पार्ट आप कंज्यूम करते हो, यानी आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आता है। लेकिन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि एवरेजली आप अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करते हो। चेंज को मारो गोली, ये बताओ कि जब आपकी इनकम जैसे 400 में से आपने 360 कंज्यूम कर लिया, तो इस 400 का कितना पार्ट कंज्यूम किया। आप यही बात करो, चेंज को छोड़ दो। जो 100 का चेंज करके आप लाए हो 300 से 400 पे, उसकी बात नहीं हो रही। हर लेवल ऑफ इनकम पर आप उसका कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हो या कितना पार्ट सेव कर रहे हो, ठीक है। सिंपल सी बात ही हो रही है। तो 40 में से अगर आप 360 कंज्यूम कर रहे हो तो हम सीधा क्या लिखेंगे कि भैया 360 इज कंज्यूम्ड आउट ऑफ 400। एवरेज निकाल रहे हैं ना हम, तो ठीक से लिख दो जरा, 360 इज कंज्यूम्ड आउट ऑफ 400। सो वी कैन से इट्स व्हाट 0.9 कह सकते हैं इसको। देखो ना 36 इसके 9 पे आता है ना, तो हम कह सकते हैं 0.9। मतलब आप अपनी इनकम का 90% आपने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। चेंज की बात नहीं हो रही, जो भी रेलेवेंट इनकम है उसका 90% आपने इस लेवल पे।
इस लेवल पे क्या कर लिया, कंज्यूम। अब ये सेम नहीं रहता हर लेवल पे, जैसे जैसे इनकम चेंज होती रहती है, कंजम्पशन चेंज होती रहती है, तो इनकी वैल्यूज भी चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो ये 0.9 है, और इसी लेवल पे अगर मैं बात करूं 400 और 360 पे, तो आपने 360 अगर कंज्यूम किया है तो हम कह सकते हैं कि 40 सेव किया होगा, एंड 40 इज व्हाट, 10% ऑफ 400, है ना। तो आपका इसी लेवल पे अगर आप चेक करोगे तो आप कहोगे 40 इज सेव्ड आउट ऑफ 400 विच इज 0.1। तो फिर से वही बात आ गई कि जितना पार्ट आप अपनी इनकम का कंज्यूम कर रहे हो उसका बचा हुआ पार्ट ही तो सेव करोगे। तो इन दोनों का जो ये एपीएस और एपीसी का आंसर है, इनको प्लस करके भी क्या आएगा, ऑलवेज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, C/Y, और यहाँ पर S/Y, ठीक है बेटा। अब एक बात और कि हमने कंसेप्ट के थ्रू समझ रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लिखवा रहा, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप कंसेप्ट को समझ लोगे बेटा तो फॉर्मूला लर्न करने की कोई जरूरत है ही नहीं। आपको अगर एक कंसेप्ट समझ आ गया एक बारी माइंड में, तो आपको फॉर्मूला को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंसेप्ट से 1 मिनट में क्लिक होगा कहीं पे भी, है ना। चलो, तो एपीसी एपीएस का रिलेशन भी पता लग गया, एमपीसी एमपीएस का रिलेशन पता लग गया, फॉर्मूला पता लग गया, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, सारे फंक्शन डिस्कस कर लिए। ये था इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक वाला पार्ट और फंक्शंस वाला। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है जी। नाउ अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। हमने ADAS पढ़ा है ना, अब देखते हैं एक बार उसको फटाफट। अगर मैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अब एक साथ ले आऊं, सिंपल टॉपिक है। हमने ये पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री लाइन, याद करो जल्दी से, एग्रीगेट सप्लाई। अब हमें AS की जरूरत है, इसलिए हम Y नहीं लिख रहे साथ में, हमें AS की जरूरत है। और AD हमारा था ये वाला, आपको सर ये तो कंजम्पशन जैसा लग रहा है, अगर मैं कंजम्पशन इसके साथ ड्रॉ करूं तो वो इसके नीचे बनेगा, अब आपको डिफरेंस दिख जाएगा, तो डजंट मैटर। तो AD और C दिखने में सेम ही है, पैरेलल बनते हैं, और AD C के ऊपर बनता है। तो अभी हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पर AD की, इसलिए हम C की बात नहीं करेंगे। सो ये दोनों जहां पर कट कर रहे हैं, थोड़ा ठीक से बनाते हैं इसको, थोड़ा पहले कट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर इधर से, ठीक है ना, बेटर समझ आएगा। नाउ सो ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इकोनॉमी जो इक्विलिब्रियम है वो इस पॉइंट पर है जहां पर पूरी इकोनॉमी का एग्रीगेट सप्लाई पूरी इकोनॉमी के एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है, यानी जितनी भी चीजों की डिमांड हो रही है इकोनॉमी में वो सारी की सारी पूरी हो रही है, पूरा एग्रीगेट डिमांड पूरा एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, ठीक है जी। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसको साइड में लिखें जरा, हमने क्या बोला अभी अभी, AD इज इक्वल्स टू AS बोला, और AD को हमने किसके इक्वल माना था, C+I के, और AS किसके इक्वल था, C+S के। तो ये लो जी, C से C कैंसिल, I इज इक्वल्स टू S। तो यानी इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस पता लग गई हमें, एक तो होती है AD-AS अप्रोच जो मैंने अभी आपके सामने बनाया, AD एंड AS अप्रोच ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरा क्या बोल सकते हैं बेटा इसकी हेल्प से, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। दोनों ही अप्रोचेस हैं इक्विलिब्रियम की, ठीक है ना, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, क्लियर है। चलो, इसी डायग्राम में अगर मैं I और S का डायग्राम बनाऊं तो देखो क्या ये सामने सामने आ सकता है। अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, तो I क्या होता है, हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, I बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज I। अब आपको सेविंग बनाते समय ध्यान रखना है कि सेविंग I वाले कर्व को अब ऐसे ही कहीं पर भी कट नहीं कर देगी, I को इसी पॉइंट पर कट करता हुआ निकलेगा सेविंग। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट पर तो सामने इक्विलिब्रियम है, तो जहां पर AD और AS इक्वल है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर ही I और S भी इक्वल है। तो इसलिए जब आप यहां पर अपना सेविंग कर्व बनाओगे बच्चों, क्या बनाओगे यहां पर सेविंग कर्व, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, इसी पॉइंट से क्रॉस होकर निकलेगा, ये लो, ठीक है। जहां पर हमारा इक्विलिब्रियम AD-AS का है एग्जैक्ट उसी के सामने सेविंग को हमने क्रॉस किया। आप चाहो तो इसके दो डायग्राम बना सकते हो, बुक्स में आपके हो सकता है दो डायग्राम बने हो, कंसेप्ट एक ही है, एक में समझो या दो डायग्राम में समझो, डजंट मैटर, ठीक है जी। तो आई होप इट्स क्लियर, इतना सेविंग इन्वेस्टमेंट और AD-AS समझ आया, ठीक है। अब एक बार दोबारा बनाते हैं, थोड़ा सा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन समझते हैं जल्दी से। अब फिर से बड़ा सा डायग्राम बना दिए, लो, दिस इज माई AS एंड दिस इज माई AD, ठीक है जी। अब इकोनॉमी में अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई किसी भी रीजन से, इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट को तो भी हमने कांस्टेंट माना हुआ है, तो कंजम्पशन में मान लो चेंज आ गया, ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे आगे, फिलहाल हम बात करें कंजम्पशन की, कि कंजम्पशन इंक्रीज होगी इकोनॉमी में, तो एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी माई न्यू एग्रीगेट डिमांड, इसको मैंने नाम दे दिया AD1, ठीक है। पहले इसको जरा हटाते हैं यहाँ से, इसको हमने नाम दे दिया हाँ, इसको नाम दे देते हैं AD1, और ऊपर वाला AS है, ठीक है ना। नाउ जो पहले वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो इधर था, अब कहां पर है इक्विलिब्रियम पॉइंट, इधर। तो ये जो वर्टिकल शिफ्ट आया है बीच में, वर्टिकल शिफ्ट, स्ट्रेट लाइन वाला शिफ्ट, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। दिस इज माय इन्फ्लेशनरी गैप, क्लियर है ये वाली बात बेटा,
इन्फ्लेशनरी गैप, यानी कि जब डिमांड ज्यादा हो जाए इकोनॉमी में, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लग जाए, एक्सेस डिमांड की सिचुएशंस आ जाए, सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। सिमिलरली अगर हम बात करें कि किसी रीजन से अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, इसको AD2 नाम दे देते हैं, तो अब मेरा इक्विलिब्रियम यहां पर है, तो जो वर्टिकल शिफ्ट है वो कौन सा है, एज कंपेयर टू ओरिजिनल AD, सो दिस इज माई वर्टिकल शिफ्ट, तो इसको हम क्या नाम देंगे, डिफ्लेशनरी गैप। इसको क्या बोलेंगे बेटा, डिफ्लेशनरी गैप, यानी यहां पर आपकी डिमांड जो है वो कम हो गई है, डिफ्लेशन आ गया इकोनॉमी में, रिसेशन आ गया है, डिमांड्स फॉल होनी शुरू हो गई है। ठीक है जी, चलो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन समझ आया, इक्विलिब्रियम के साथ मजा आया। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। नाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर समझ लेंगे इसको। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज व्हाट, कि इकोनॉमी में अब कोई इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट हुई है। अभी तक हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पढ़ी थी कि फिक्स इन्वेस्टमेंट चल रही है, अब कोई अलग से इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट हुई इकोनॉमी में, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज हो गई है ना, क्योंकि पैसा आया ना इकोनॉमी में, वो पैसा सब जगह सर्कुलेट होगा। तो उसी कंसेप्ट को हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमी में नई इन्वेस्टमेंट आने की वजह से इनकम में कितना इंक्रीज आ जाता है पूरी इकोनॉमी का, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो पहले डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल, चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज हुआ ड्यू टू, ऐसे आप याद रखोगे ना तो फॉर्मूला भूलोगे नहीं बेटा, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये जरूर लिख लेंगे अपने पास, ऐसे लिख लोगे और ऐसे याद कर लोगे अगर आप इस बात को, तो आपको फॉर्मूला में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। चेंज इन इनकम मतलब डेल्टा वाई, भाई इनकम में कितना चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मोस्टली बच्चों को मैंने देखा है फॉर्मूला उल्टा कर देते हैं, और उल्टा फॉर्मूला वही करेगा जिसने रटा है, जिसने मीनिंग समझ लिया वो कभी भी इस फॉर्मूला को उल्टा करके नहीं लिखेगा। इनकम में कितना चेंज हो रहा है इकोनॉमी में ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल के से। ठीक है जी, तो ये एक स्मॉल के और उसका फॉर्मूला आपके सामने आ गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अच्छा, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा और देखते हैं आगे। मान लो इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपए इन्फ्यूज हो गए, 100 करोड़ रुपीज क्या हो गए, इन्फ्यूज हो गए, तो इकोनॉमी में एक इंजेक्शन हुआ मनी का। और जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि पूरी इकोनॉमी का MPC हमें एज्यूम करना पड़ता है कि एक ही है, तो इस सिचुएशन में मान लेते हैं कि हमारा जो MPC चल रहा है वो चल रहा है 0.9। ठीक है, 0.9 हमारा MPC चल रहा है इकोनॉमी में, तो दैट मीन्स 100 करोड़ जब इन्फ्यूज होगा तो 100 करोड़ की इनकम जनरेट होगी, और इसमें से 90 करोड़ जो है वो खर्च हो जाएगा, क्योंकि 90% आपका MPC है, जो भी इनकम आती है उसका 90% आप कंज्यूम कर लेते हो। अब ये 90 करोड़ जब खर्च हुआ तो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लोगों के पास गया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू, तो जिन जिन के पास गया सबके पास मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में एक 90 करोड़ की इनकम फिर से जनरेट हो गई, क्योंकि एक का एक्सपेंस दूसरे की इनकम। जैसे ही 90 करोड़ खर्च हुआ इकोनॉमी में, हम कह सकते हैं ना कि 90 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई है ना, ये 90 करोड़ सा है ना, 90 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई। अब जिन जिन के पास पैसा गया वो भी उसका 90% कंज्यूम करेंगे, यानी ओवरऑल पूरे 90 का 90% अगर आप निकालो सो दैट इज 81 करोड़, ये भी स्पेंड हो जाएगा, फिर से ये इनकम जनरेट हो जाएगी, और ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा, पॉइंट में वैल्यूज आने लग जाएंगी। तो आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है कि जब भी इनकम जनरेट हो रही है उसका 90% स्पेंड हो रहा है, फिर उसका 90% स्पेंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक का एक्सपेंस दूसरे की इनकम, जब भी ये स्पेंड हो रहा है तो लोगों के पास इनकम ही तो जारी है, और वो उस इनकम को फिर से खर्च कर रहे हैं आगे, फिर वो जिसके पास जा रहा है वो उसकी इनकम है। तो इस कंसेप्ट की वजह से इकोनॉमी में नए नए साइकिल ऑफ इनकम क्रिएट हो रही है, न्यू साइकिल्स ऑफ इनकम, न्यू राउंड ऑफ इनकम। ये पहला राउंड हो गया, ये दूसरा राउंड हो गया, तीसरा राउंड हो गया, अलग अलग राउंड्स में इनकम जनरेट हो रही है। और अगर मैं आपको कहूं कि बेटा कैलकुलेटर उठाओ और उसको पूरा कैलकुलेट करते जाओ, और जब तक ये पूरा एग्जॉस्ट नहीं होता 90% निकालते जाओ, और जहां पर जाके जीरो हो जाएगा फिर इन सबको ऐड करके बताओ कितना आएगा, तो आप कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट पूछूं कि MPC 0.9 से ही बता दो कि 100 करोड़ की इनकम ने ये टोटल, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ने ये टोटल कितनी इनकम जनरेट करी, डायरेक्ट अगर बताना हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो, फॉर्मूला की डेरिवेशन में नहीं जाते, हम सीधा कंसेप्ट से फॉर्मूला समझ रहे हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। तो देखो ये क्या लिखा मैंने MPC को 1 माइनस करके क्यों लिखा यहां पर, क्योंकि असल में ये 1 डिवाइडेड बाय MPS है। समझो, ऐसे समझते हैं, MPS को अगर मैं कम कर दूं, MPS कम होने का मतलब MPS का बढ़ना, मतलब यहां पर ये हो रहा है कि अगर ये 0.9 है तो 0.1 मेरा MPS है, यानी कि 10% लोग सेव कर रहे हैं। अब जितना लोग सेव करेंगे उतना सर्कुलेशन में से मनी कम होगा, और जितना सर्कुलेशन में से मनी कम होगा उतना इनकम जनरेशन कम होगा, और जितना इनकम जनरेशन कम होगा उतना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कम आएगी, है ना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यही तो बताता है कि इनकम कितनी जनरेट हुई ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो अगर लोग सेविंग्स ज्यादा करना शुरू कर देंगे तो इनकम का जनरेशन कम होगा और के की वैल्यू कम आएगी।
यही मतलब है। तो इसका मतलब क्या कंसेप्ट समझ आया मेरे को कि मेरा एमपीसी, पहले एमपीसी से ही समझते हैं कि मेरा एमपीसी और के जो है बेटा वो इनवर्सली रिलेटेड है 1/एमपीसी, नहीं सॉरी एमपीएस से। मेरा के और एमपीएस दोनों इनवर्सली रिलेटेड है कि मेरा एमपीएस यानी सेविंग लोग जितनी भी करेंगे अपनी इंक्रीज इनकम का जितना ज्यादा पार्ट लोग सेव करने लग जाएंगे उतना मेरा इनकम जनरेशन इकोनॉमी में कम होगा, और इनकम जनरेशन कम होने का मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होना। समझ आई बात? तो इसलिए हमने ऐसा बोला कि के इज इनवर्सली रिलेटेड टू एमपीएस। अब एमपीएस का और एमपीसी का रिलेशन मेरे को पता है, दोनों को प्लस करके इक्वल टू 1 आता है, इसलिए मैंने ऐसा बोला कि के विल बी इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है बेटा। अब मेरे इस एग्जांपल में अगर आप निकालना चाहो 0.1 से ही, तो ये कितना आएगा, यहां पे निकाल लो। तो के इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.1, पॉइंट हटाया ऊपर 0। तो के की वैल्यू 10 आने का मतलब क्या है, 10 टाइम्स। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का आंसर निकलता है ये किस में निकलता है बेटा, टाइम्स में निकलता है, यानी इतना गुना। अगर 100 करोड़ की इनकम इकोनॉमी में आई है या इन्वेस्टमेंट आई है और के की वैल्यू 10 है, तो यानी 10 गुना जनरेट हो गई इनकम, यानी 1000 करोड़ इनकम जनरेट हुई होगी। फॉर्मूला से भी समझ सकते हो, ये रहा फॉर्मूला, ये सारा हटा के लो फॉर्मूला में पुट कर दो डायरेक्ट। के की वैल्यू 10 निकल गई ना, तो 10 इक्वल टू इन्वेस्टमेंट थी मेरी 100 की, और डेल्टा वाई मुझे चाहिए था, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। सो डेल्टा वाई इक्वल टू 1000 करोड़। तो सीधा मतलब क्या निकला कि 10 गुना, हमने इससे निकाल लिया एमपीएस के फॉर्मूला को यूज करके। तो 10 गुना मतलब कि जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी इकोनॉमी में उसका 10 टाइम्स इनकम जनरेट हो जाएगा, अगर एमपीएस 0.1 है और एमपीसी 0.9 है तो। ठीक है ना, तो इसलिए ये डायरेक्ट आंसर निकल गया। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इसको एक बार डायग्राम से भी देख लें फटाफट। वैसे तो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम से डायग्राम कुछ ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट को समझने के लिए एक बार देखते हैं फटाफट जल्दी से। तो देखो, हमने एडी एएस पढ़ा, दिस इज माई एएस एंड दिस इज एडी, जो कि होता है सी प्लस आई के इक्वल, है ना। अब मैंने कहा कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूज हुई है और इंजेक्शन हुआ है, मनी का इन्वेस्टमेंट आई है, तो इन्वेस्टमेंट आने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन तो होगा डेफिनेटली, लेकिन इस बार सी की वजह से नहीं हो रहा, इस बार किसकी वजह से हो रहा है, आई की वजह से। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आप यहां पर देखो क्या लिख रहे हैं हम, यहां पर मैंने लिखा AD1 लिख दिया, ब्रैकेट में लिखा देखो C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, कि कुछ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है इकोनॉमी में जिसकी वजह से मेरा AD ऊपर शिफ्ट हो गया। तो अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट मैंने मार्क कर दिए, है ना। यहां पर हम इनकम लेते हैं, यहां पर मैंने लिया है AD और AS लिया है बेसिकली। ठीक है, ये हमारा AS है। तो अब देखो ध्यान से, ये वाला जो चेंज है क्या ये डेल्टा वाई है ना, और जो ये वाला चेंज है ये डेल्टा आई है, जो ये वर्टिकल चेंज है डेल्टा आई है, और इस डेल्टा आई की वजह से ये डेल्टा वाई हुआ है। सो ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, कि इतना इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आई जिसकी वजह से इतनी इनकम जनरेट हुई। तो हमने उसी कंसेप्ट को एक बार ग्राफिकली समझा है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आई होप यहां तक समझ आ रहा होगा बच्चों को। नाउ नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन 3 सेक्टर मॉडल। अब 3 सेक्टर में कौन कौन से, कीन्स भाई साहब ने सारे कंसेप्ट दे रखे हैं, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। तो 3 सेक्टर की अगर हम बात करें, अभी तक थे हाउस होल्ड था, फर्म्स था, अब तीसरा जो आ गया दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर का भी इंक्लूजन हो गया है 3 सेक्टर मॉडल में। तो देखते हैं एक बार जल्दी से। हाउस होल्ड, देखो हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में जो लेन देन था वो तो रह गई, मैं उसको दोबारा नहीं बनाता, एक बार डिस्कस करें फटाफट से। हाउस होल्ड से फर्म्स के पास क्या जा रहा है, फैक्टर सर्विसेज। फर्म्स से हाउस होल्ड के पास आ रही है फैक्टर पेमेंट्स। फर्म्स हाउस होल्ड्स को दे रही है गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड दे रहे हैं पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमने ऑलरेडी 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ लिया। अब हम जो नई चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट को हाउस होल्ड भी क्या पे करता है, टैक्स, इधर से फर्म्स भी पे करती है टैक्स। गवर्नमेंट जो है फर्म्स को क्या दे देती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है ना, और इधर से ये हाउस होल्ड को क्या दे देती है, ट्रांसफर पेमेंट्स। क्या देती है, ट्रांसफर पेमेंट्स। ये सब कहां से मिलता है, गवर्नमेंट सेक्टर से रिसीव होता है हाउस होल्ड को। ठीक है ना, तो मेन जो हमारे यहाँ पे फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, सब्सिडीज, टैक्स पे और सेविंग्स पे बेसिकली, है ना। तो सेविंग वाला पार्ट अभी डिस्कस करेंगे आगे। मेन ये 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट के इंट्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा है, फर्म्स का और हाउस होल्ड का कनेक्शन गवर्नमेंट के साथ भी बन रहा है, यानी गवर्नमेंट के साथ भी फ्लो हो रहा है मनी का, है ना, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है बेटा। नाउ इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, इसके अंदर जो मेन हमारा मुद्दा यहाँ पे डिस्कस करने वाला वो ये है कि अब एडी जो है वो सी प्लस आई के साथ साथ गवर्नमेंट भी आ गया, जी भी आ गया इसके अंदर, और जो मेरा एएस था वो था सी प्लस एस, तो उसके अंदर अब टी भी आ गया। टी बोले तो टैक्सेस, टैक्सेस का भी इंट्रोडक्शन हो गया, गवर्नमेंट हो गया एक्सपेंस, और यहां से एक इनकम जनरेट हो रही है टैक्स की फॉर्म में, गवर्नमेंट के लिए तो इनकम है ना। नाउ
अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें अब, तो AD नाउ इक्वल टू AS, सो C प्लस I प्लस G, सॉरी C प्लस I प्लस G इक्वल टू C प्लस S प्लस T। क्या होगा यहाँ पर, अब C से C गया, अब हमारा I प्लस G किसके इक्वल है, S प्लस T के। लो जी, सो दिस इज माई इक्विलिब्रियम कंडीशन इन केस ऑफ 3 सेक्टर मॉडल। तो 3 सेक्टर मॉडल में ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाती है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अच्छा, अब 3 सेक्टर मॉडल में क्योंकि अब टैक्स का इंट्रोडक्शन भी हो गया है, तो टैक्स के अंदर ना केसेस हैं अलग अलग, समझते हैं एक बार। ये तो चलो इक्विलिब्रियम वाली बात है, छोटी सी बात है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम टैक्स को ले रहे हैं, पहले एक लमसम टैक्स, लमसम टैक्स का केस लेते हैं पहले। ठीक है, और क्योंकि गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स भी कर रही है, ट्रांसफर पेमेंट भी लिया था ना हमने भी, वो सारे इंक्लूड करेंगे। पहले हम सिर्फ लमसम टैक्स का केस लेते हैं। तो देखो, पहले तो ये समझो, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा शायद छूट गया पीछे, हमने AD इज इक्वल्स टू AS पढ़ा है इक्विलिब्रियम पे, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, देखेंगे ध्यान से, ये हमारा Y के इक्वल होता है और इक्विलिब्रियम पे ये दोनों इक्वल। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, इन जनरल बात नहीं हो रही। एट इक्विलिब्रियम, मैं लिख देता हूं ऊपर, एट इक्विलिब्रियम पे ऐसा होता है बस, और कहीं नहीं होता। एट इक्विलिब्रियम पे AD विल बी इक्वल टू AS विल बी इक्वल टू Y। ठीक है जी, सो AD इज इक्वल्स टू AS इज इक्वल टू Y। अब AD होता है C प्लस I के इक्वल, 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं समझने के लिए, और ये होता है C प्लस S के इक्वल, और ये होता है Y के इक्वल। तो मैं Y को डायरेक्टली इसके इक्वल लिख सकता हूँ एट इक्विलिब्रियम, बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं होता, सिर्फ इक्विलिब्रियम पे। तो Y इसके इक्वल आ गया। अगर 3 सेक्टर है तो यहाँ पे G लिख लो, यहाँ पे T लिख लो, तभी वही बात है। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम पे जब ये सब कुछ इक्वल है, तो हम Y को डायरेक्टली इसके इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया इक्विलिब्रियम पे सिर्फ C प्लस I प्लस G, ये लो। ठीक है, सिर्फ इक्विलिब्रियम पे हम ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं, हमेशा नहीं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, तो हम ये वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो ये बात समझ आ गई, क्योंकि मैं इसको यूज करने लगा था अभी, इसलिए मेरे को ध्यान आया कि शायद छूट गया पीछे। नाउ लमसम टैक्स का क्राइटेरिया समझना है। सो Y इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G, ये तो होता ही है, अभी हमने पढ़ा। अब कंजम्पशन का फंक्शन मुझे पता है क्या होता है, लेकिन कंजम्पशन फंक्शन को मैंने आपको सिर्फ बताया A प्लस BY, लेकिन अब Y के साथ मैं लिख रहा हूं D। मीन्स अगर आपने बेटा पहला यूनिट मेरे साथ पढ़ा है, तो हमने डिस्पोजेबल इनकम डिस्कस करी है फर्स्ट यूनिट में। डिस्पोजेबल इनकम यानी अभी तक मैं सिर्फ इसको Y डिस्कस कर रहा था, क्लास 12th में भी ये सिर्फ Y ही बोला गया है, लेकिन अब डिस्पोजेबल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है इसको। सो डिस्पोजेबल इनकम का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, अगर मैं उस चैप्टर के हिसाब से बात करूं, आपने कहा था जो भी इनकम है, जो भी पर्सनल इनकम है उसमें से माइनस कर दो टैक्स, ये तो पढ़ा था। तो इसी को हम यहाँ पे इस फॉर्मेट में अगर डिस्कस करें, सो माई डिस्पोजेबल इनकम विल बी इक्वल टू Y माइनस T। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बस अब। सो Y विल बी इक्वल टू C प्लस, सॉरी C प्लस नहीं, A प्लस, सो दैट इज A प्लस B इंटू में YD, अगले स्टेप में कर देंगे चलो, प्लस I प्लस G, I और G को भी नहीं छेड़ रहे। सो Y विल बी इक्वल टू A प्लस B ब्रैकेट में Y माइनस T प्लस I प्लस G। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ। कब, जब लमसम टैक्स का केस दिया हुआ इकोनॉमी में, 3 सेक्टर मॉडल में। ठीक है ना, जब 3 सेक्टर मॉडल में लमसम टैक्स का केस है तब। नाउ अब ब्रैकेट ओपन करके Y को एक साथ करना है हमें, A प्लस BY माइनस B इंटू T प्लस I प्लस G। बेटा जिन बच्चों को समझ आ गया वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, जिनको बेसिक मैथ्स का आइडिया है, हमें सिर्फ Y को एक जगह रखना है, बाकी सब एक तरफ लेके जाना है। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं साथ साथ। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, Y माइनस BY इक्वल टू A माइनस B इंटू T प्लस I प्लस G। अगर मैं यहाँ से Y कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 माइनस B, है ना, इक्वल टू A माइनस B इंटू T प्लस I प्लस G। ठीक है जी, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस B, मतलब Y को अकेला करना था ना, बाकी सब एज इट इज। लो जी, तो अगर आपको लमसम टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जो हमने डिराइव करा पूरा, ये किस लिए करा, 2 मतलब है इसके, एक तो समझने के लिए कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और दूसरा एग्जाम में अगर आपको टैक्स दे दिया जाए, टैक्स का अमाउंट दे दिया जाए सीधा कि ये टैक्स है, ठीक है, तो आपको उस टैक्स को यूज करके पूछा जाए कि Y कितना है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो। नहीं समझ आता तो आप ओरिजिनल इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना शुरू कर दो, आप लास्ट में ऑटोमेटिक यहाँ तक पहुंच जाओगे। तो उसके लिए हमने एक समझा है कि कैसे करना है। ठीक है ना, सिंपल मैथ सही है और कुछ नहीं है। नाउ इसके अंदर जो 1 अपॉन 1 माइनस B लिखा है, इसको ध्यान से देखो। B हम किसको बोल रहे हैं, MPC को, और अभी इससे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा है ना, मतलब अगर मैं आपको इसकी जगह MPC लिख के दिखा दूं तो आप कह दोगे कि किसका फॉर्मूला है, ये K का फॉर्मूला है। तो यानी जो 1 अपॉन 1 माइनस B है, दिस इज माई मल्टीप्लायर, और पूरा नाम लिखूं तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है जी,
बात समझ आई? तो आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ही दे दिया क्वेश्चन में, मान लो फंसाने के लिए वैसा कर सकते हैं कि बी ना दिया हो पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू दे दें, तो आपको सीधा यहां पर जो पुट करना है वो मिल जाएगा। ए हमें पता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी हमें पता है एमपीसी, चलो यहां तो यूज करना ही है। टी हो गया टैक्स, आई हो गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट, जी हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो सारी वैल्यूज यूज करके आप डायरेक्टली वाई निकाल सकते हो। ये हमने अभी केस डिस्कस करा है, सिर्फ जब एक चीज एक्स्ट्रा है आपके पास, लमसम टैक्स, अपार्ट फ्रॉम दिस जो अभी तक हमने पढ़े। ठीक है, अब और इसके अंदर आगे फर्दर इंट्रोडक्शन करें अगर हम, ये हटा देते हैं। आई होप आपने नोट किया होगा। बेटा नहीं किया तो वीडियो पीछे लेके जाओ, पॉज करो, नोट करो, समझो। ठीक है, आगे अगला कंसेप्ट पढ़ने हमें। अब लमसम टैक्स नहीं है, मतलब आपको समझ लो टैक्स को भी एज अ फंक्शन दिया हुआ है। कैसे? आपको टैक्स दिया हुआ है ऐसे कि एक तो फिक्स टैक्स है और साथ में एक है स्मॉल टी इंटू में वाई, और ये भी वाई डी करके लिख देते हैं, ये स्मॉल टी इंटू वाई, नॉट वाई डी, ये तो टैक्स ही ऑलरेडी। तो दिस इज व्हाट, कि आपको टैक्स जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, यानी एक कांस्टेंट है जो टी के ऊपर बार बनाया हुआ है, इसको आप ऑटोनॉमस टैक्स समझ सकते हो कि फिक्स रेट ऑफ टैक्स, जो कि फिक्स रहेगा ही रहेगा। फिर स्मॉल टी इज रेट ऑफ टैक्स, स्मॉल टी इज रेट ऑफ टैक्स। ठीक है जी, और वाई तो मेरी इनकम है, यानी इनकम के ऊपर एक पर्टिकुलर रेट ऑफ टैक्स लगेगा प्लस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स ऐड हो जाएगा तो टोटल टैक्स आएगा, और इसको आपको अपनी इक्वेशन में यूज करना है। बोले तो हमने इक्वेशन क्या पढ़ी वाई की, ये मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट करके दे रहा हूं, इसका ड्राइव वाला पार्ट आप करेंगे बेटा। ठीक है, सो y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये तो बेसिक इक्वेशन। c को एक्सपेंड कर दो, दिस इज a प्लस बी इंटू में वाई डी प्लस आई प्लस जी। अब जब आप वाई डी को एक्सपेंड करेंगे तो ध्यान देंगे, ये हो गया a प्लस बी के बाद ब्रैकेट ओपन, वाई डी की जगह में लिखना है y माइनस टी। चलो अगले स्टेप में करते हैं, i प्लस जी, स्टेप बाय स्टेप है ना। a प्लस बी ब्रैकेट में y माइनस, अब दो मतलब है, या तो आप ब्रैकेट ओपन करके लिखो साइन चेंज करके, या पहले पुट कर दो अगले स्टेप में साइन चेंज कर दो, वो आपकी मर्जी है। तो चलो मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर आप फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये फंक्शन लिखेंगे टी बार प्लस स्मॉल टी इंटू वाई ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, प्लस आई प्लस जी। ठीक है बेटा, इसको ब्रैकेट ओपन कर लो अब ए प्लस बी वाई माइनस टी बार माइनस स्मॉल टी इंटू वाई, ठीक है, प्लस आई प्लस जी। ठीक है, चलो मैं करा ही देता हूं, आप लोग क्या करेंगे साथ साथ, अगर जिस बच्चे को समझ आ रहा है तो वो साथ साथ वीडियो पॉज करके समझ के फिर दोबारा वीडियो पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ना इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए प्लस बी वाई माइनस बी इंटू टी बार माइनस ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा बी इंटू में स्मॉल टी वाई प्लस आई प्लस जी। अब आपको फिर से वही ऑब्जेक्टिव है, जितने भी वाई वाले दिख रहे हैं उन सबको एक साथ रख दो, विदाउट वाई वाले को वहीं रहने दो, और लास्ट में वाई को अकेला करके वहां ले जाना। ठीक है, तो मैं बचा हुआ पार्ट ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट मिटा दे बेटा, आई होप साथ साथ कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर जब आप ये वाला वाई इधर आएगा माइनस का होगा या प्लस का होगा, यानी कि वाई के साथ होगा माइनस बी इंटू वाई, और ये माइनस वाला इधर आगे हो जाएगा प्लस बी इंटू स्मॉल टी वाई। बचा क्या उधर, ए बचा माइनस का वाई इंटू टी बार बचा, और प्लस आई प्लस जी बचा। ठीक है जी, अब आप कर दो इसमें से y एलिमिनेट, बस हमें इसकी जरूरत नहीं है पहले वाली कैलकुलेशन की। अब y अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस बी प्लस बी इंटू टी, अभी सिर्फ y कॉमन लिया है ना, इसलिए a माइनस वाई इंटू टी बार प्लस आई प्लस जी। तो अब आप y को अकेला छोड़ दो तो होगा 1/1 माइनस, इसमें से भी अगर मैं b कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, अंदर 1 माइनस टी बचेगा। आप चेक कर लो, माइनस प्लस जो है माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का b कॉमन लिया, ठीक है ना। नाउ बाकी का सेम, a माइनस वाई इंटू टी बार प्लस आई प्लस जी। ठीक है जी, ड्राइव हो गया। ये हमने कब बात करी, जब टेक्स्ट को भी एज अ फंक्शन दिया हो। तो देखो पहले हमारा सिर्फ 1 माइनस बी बच रहा था नीचे यहाँ पर, अब 1 माइनस बी के साथ 1 माइनस टी भी बच रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, पहले हमने सिर्फ मल्टीप्लायर वर्ड यूज करा था, अब हम इस वाली चीज को जो बचा है यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं टेक्स मल्टीप्लायर। क्या बोल सकते हैं, टेक्स मल्टीप्लायर। बात समझ आ गई। तो ये हम अभी तक 3 सेक्टर मॉडल में बात कर रहे थे, टैक्स को भी हमने इंट्रोड्यूस किया। अब एक चीज और रहेगी, वो है ट्रांसफर पेमेंट, उसको भी ले लेते हैं जल्दी से। ट्रांसफर पेमेंट से क्या होगा, इनकम कम होगी कि बढ़ेगी इकोनॉमी की, ट्रांसफर पेमेंट से तो इनकम बढ़ेगी, है ना। तो होगा क्या, सिंपल सी बात कि आप देखो y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी आप लिख रहे हो, अब आप लिखोगे y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू में वाई डी डिस्पोजेबल इनकम प्लस आई प्लस जी। अब जब आप इस वाई डी को एक्सपेंड करोगे बच्चों, टैक्स और उसको दोनों को साथ ले रहे हैं, मैं भी टैक्स को एज अ फंक्शन नहीं लेता, थोड़ा सा ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड करने के लिए। सो वाई डी को हम क्या मानेंगे, देखो वाई माइनस टी प्लस टी आर बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, टी आर। और अगर टैक्स को एज अ फंक्शन दे दिया तो आप इस टी की जगह फंक्शन एक्सपेंड कर देना, है कि नहीं, इस टी की जगह फंक्शन एक्सपेंड कर देना। ठीक है बेटा, तो अभी मैं इतना पार्ट करके दिखाता हूं आपको, a प्लस बी इंटू में वाई माइनस टी प्लस टी आर,
ये लो, एक ये चीज़ नहीं आ गई बस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका y के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये b इससे मल्टीप्लाई होगा जाके। तो फाइनल इक्वेशन वैसी ही बनेगी, बस b इंटू टी आर एक नई टर्म आपके पास चलती रहेगी साथ साथ, है ना। देख लेते हैं, प्लस आई प्लस जी, तो y इक्वल टू ए प्लस ये हो गया b इंटू वाई माइनस बी इंटू टी, क्योंकि t को भी हमने एज अ लमसम टेक्स लिया, टेक्स को एज अ फंक्शन नहीं लिया, ठीक है ना। आप टेक्स को एज अ फंक्शन वाला पार्ट भी लेके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस b इंटू टी आर प्लस आई प्लस जी, ठीक है जी। अब y वाले इकट्ठे कर लो, कौन से दो ही है हमारे पास, y माइनस बी वाई, तो देखो सारा वही बचेगा, बस एक b इंटू टी आर एक्स्ट्रा होगा, बस मैंने बताया था आपको, क्योंकि और किसी के अंदर y है ही नहीं, है ना। प्लस b इंटू टी आर एक्स्ट्रा आ गया, प्लस आई और प्लस जी, ठीक है बेटा। y कॉमन लोगे तो 1 माइनस बी, एक स्टेप मैंने कम कर दिया, यहाँ पर देखो सेम चीज़ आ रही है बिल्कुल। तो जो पहले वाला था वही सेम है, बस आपके सामने एक ये चीज़ न्यू आ गई यहाँ पर जो पहले नहीं थी, बस बाकी सारा पार्ट सेम है ना। मैंने सर्कल कर दिया, देखो b इंटू टी आर आपके सामने एक नया कंसेप्ट आया, बाकी सारा का सारा सेम है जो हमने पहले डिस्कस किया था। ये हमारे पास मल्टीप्लायर है। अब टेक्स एज अ फंक्शन होगा अगर, तो यहाँ पे भी सेम ही बचेगा, फिर से सेम होगी कैलकुलेशन, बता देता हूँ, बस अंदर एक ही एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर जब एक्सपेंड करोगे तो टी बार प्लस स्मॉल टी वाई लिखोगे तो वो लास्ट में आके 1 माइनस बी ब्रैकेट में 1 माइनस टी बचेगा, यहाँ पे एक ही एक्स्ट्रा होगा। तो यानी कि ट्रांसफर पेमेंट भी अगर इंक्लूडेड होगी तो वो बी के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी, यानी कि एमपीसी के साथ मल्टीप्लाई होकर। और यहाँ पर क्या चेंज आएगा नीचे, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस बी ब्रैकेट में 1 माइनस टी, एक ये चेंज आ जाएगा अगर टैक्स को एज अ फंक्शन दिया होगा तो ये बातें याद रहेंगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्स मल्टीप्लायर, ठीक है बेटा। चलो, तो 3 सेक्टर मॉडल में पॉसिबल केसेस जितने थे हमने सारे कर लिए हैं, अब बढ़ते हैं आगे। नाउ जो गवर्नमेंट सेक्टर एंड दी इनकम डिटर्मिनेशन, ये वाला पार्ट हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने उसी स्लाइड में बता दिया आपको कि गवर्नमेंट सेक्टर का इनकम डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं, वो सारी जो डेरिवेशन पार्ट था वो उसी में कवर्ड है बेटा, ठीक है। तो उसी में कवर हो गया ये, डोंट वरी। नाउ अब हम आते हैं अपने 4 सेक्टर मॉडल पे। अब 4 सेक्टर मॉडल में क्या आ गया, फॉरेन सेक्टर भी आ गया भाई। हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट का जो लेन देन था पीछे जो हमने डिस्कस करी है वो सब एज इट इज रहेगा। अब एक फॉरेन सेक्टर और आ गया है, क्या आ गया है, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर के साथ आप बीच में अगर बुक में देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर और भी बहुत सारी चीजें लिखी है, वो सेक्टर्स का पार्ट नहीं है, वो एडजेसेंट सेक्टर्स हैं जो साथ में यूज होते हैं बोरिंग्स और सेविंग्स के लिए, है ना। बोरिंग्स के लिए, लोन्स के लिए, सेविंग्स के लिए। हमारा मेन जो मुद्दा है वो फॉरेन सेक्टर से कंसर्न है। तो फॉरेन सेक्टर से क्या होता है, मेनली जो होता है वो होता है हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं और ये एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट के लिए पेमेंट आ रही है, इंपोर्ट के लिए पेमेंट जा रही है। हाउस होल्ड से भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है ना, इंपोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है वहाँ से, राइट। बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कुछ भी समझ सकते हैं आप। मतलब फॉरेन सेक्टर के साथ मेन कनेक्शन क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, ठीक है। गवर्नमेंट के साथ भी फॉरेन सेक्टर का क्या हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, ठीक। तो मेन जो हमारा कनेक्शन है बेटा वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, जो हम इनकम डिटर्मिनेशन में हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो 4 सेक्टर मॉडल में सबसे पहले तो क्या हो गई हमारी इक्वेशन, अब y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। एन एक्स का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दिस इज नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब जो आपको इंपोर्ट है, किसकी बात कर रहे हैं, इंपोर्ट की। इंपोर्ट भी आपको एज अ फंक्शन दिया हो सकता है, यानी इसके अंदर भी क्या दिया होगा, फिक्स एम दिया होगा, यानी फिक्स अमाउंट ऑफ इंपोर्ट प्लस स्मॉल एम इंटू वाई। दिस स्मॉल एम इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, कि भैया इंपोर्ट करने की कितनी क्षमता है। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, ये होता है स्मॉल एम, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर मैं सारी चीजें एक साथ इंट्रोड्यूस कर दूं कि भैया क्या नाम है, टैक्स को भी एज अ फंक्शन ले लूं, ट्रांसफर इनकम भी ले लूं, और ये क्या नाम है इंपोर्ट को भी एज अ फंक्शन ले लूं, तो एक बड़ी सी इक्वेशन बन के निकल के आ जाएगी, है ना। करते हैं एक बारी जल्दी से, चलो। तो y इज इक्वल्स टू, पहले एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी इंटू में वाई डी, जी और आई को तो हम छेड़ ही नहीं रहे अभी, एक्सपोर्ट माइनस, अब ध्यान देंगे यहां पर माइनस के बाद में अंदर ही एक ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं विच शोज व्हाट, इसको दोबारा लिखते हैं जरा, माइनस ब्रैकेट में एक m बार माइनस स्मॉल एम वाई, नॉट माइनस प्लस, माइनस तो अगले स्टेप में होगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है जी। ये लो जी, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां देखेंगे a प्लस बी ब्रैकेट में वाई डी को हम क्या लिख रहे हैं, y माइनस टैक्स का फंक्शन टी बार प्लस स्मॉल टी वाई और प्लस टी आर, यानी कि ट्रांसफर इनकम, सब डाल दिया हमने क्वेश्चन में एक साथ। चलो देख लेते हैं क्या होता है, इसको हटा देते हैं, थोड़ी जगह चाहिए होगी यहाँ पे। नाउ ये तो हो गया a प्लस बी वाई डी का एक्सपेंशन, आई और जी को तो हम छेड़ ही नहीं रहे, वो तो चल रहा है एज इट इज। अब इसको भी अगर ब्रैकेट ओपन कर दूं बेटा तो क्या बनेगा, x माइनस एम बार प्लस स्मॉल एम, नॉट प्लस, अब ये माइनस हो गया ना क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो गई, तो स्मॉल एम वाई,
सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब आपको y एलिमिनेट करना है इसमें से, ठीक है ना। पहले बीच वाला पार्ट ओपन करते हैं। सो a प्लस बी वाई माइनस, ध्यान देंगे, b इंटू टी बार। अब ये ब्रैकेट ओपन और b का मल्टीप्लीकेशन दोनों एक साथ हो रहा है, तो ये माइनस हो गया, और फिर जब b मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का b इंटू स्मॉल टी वाई, ठीक है, साथ साथ लिख के देखेंगे, नहीं समझ आ रहा तो, प्लस b इंटू में टी आर। ट्रांसफर वाले से तो डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि y का तो पार्ट बनता ही नहीं है ना, हम बस उसको b के साथ मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं। प्लस i प्लस g प्लस x माइनस m बार माइनस स्मॉल m इंटू वाई, ठीक है जी। लो सब हो गया, इकट्ठा कर दे, अब लाना शुरू कर देते हैं इधर अब, है ना। तो y के पास क्या क्या आ जाएगा, माइनस का बी वाई आ जाएगा, प्लस का b इंटू स्मॉल टी वाई आ जाएगा, और लास्ट में से प्लस का स्मॉल m वाई आ जाएगा। बाकी बचा हुआ सब लिख दो, a माइनस बी इंटू में टी बार प्लस b इंटू में टी आर, ठीक है जी, प्लस i प्लस g प्लस x माइनस m बार, ठीक। y कॉमन ले लो सब में से, क्या बचेगा, 1 माइनस बी प्लस टी प्लस स्मॉल m है ये ध्यान से, ठीक है। और यहां पर ये b भी है, इधर भी b है, ठीक है ना। इसको ठीक से लिखते हैं एक बार दोबारा से पूरा। सो दिस इज 1 माइनस बी और दिस इज प्लस b इंटू टी प्लस स्मॉल m। ये क्वेश्चन आपका इस बार एग्जाम में आया था, इससे रिलेटेड भी बताऊंगा। और a माइनस बी इंटू टी बार प्लस b इंटू टी आर प्लस i प्लस g प्लस x माइनस का m बार, ठीक है जी। अब इसको अगर और सॉल्व करो फर्दर ब्रैकेट को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें 1 माइनस बी कॉमन ले लो तो 1 माइनस टी बचेगा अंदर, है ना, और प्लस m, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू टी। एक स्टेप कम कर दें, ये जो कॉमन लिया उसको नीचे ले जाते हैं, फालतू में पूरा लिखना पड़ेगा नहीं तो मेरे को, ठीक है। एक काम कर रहे हैं, ये जो कॉमन लेने वाला स्टेप है और जो नीचे ले जाने वाला वो मैं एक साथ मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो y इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस, मैंने सारे पॉसिबल केसेस ले लिए इसके अंदर, टैक्स भी ले लिया एज अ फंक्शन और ट्रांसफर इनकम भी ले लिया, इंपोर्ट का भी मैंने फंक्शन इंक्लूड कर दिया, कोई भी इसमें से कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में 1 माइनस टी प्लस स्मॉल m, ये पूरा आ गया एक साथ। अभी देखो दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू टी बार प्लस b इंटू में टी आर प्लस i प्लस g प्लस x माइनस का m बार, ठीक है जी, यहां तक क्लियर हुआ। चलो, तो ये पूरा y के इक्वल है। अब ध्यान से, जो ये वाला पार्ट हमने अलग कर दिया है, दिस 1 अपॉन वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं बेटा, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। और एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हाँ, उसके अंदर टैक्स नहीं था, तो टैक्स नहीं होगा। अगर आप विदाउट टैक्स सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं टैक्स को एज अ फंक्शन ना लूँ, ये टैक्स लू ही ना मान लो इसके अंदर, तो बनेगा 1 माइनस बी प्लस स्मॉल m, सिर्फ इतना बनेगा। टैक्स को हटा नहीं है तो जीरो मान लो आप उसको सिंपली, है ना, 1 माइनस जीरो इज 1, तो वही आ जाएगा। सो दिस इज और दिस, ये दोनों एक ही बात है, बस यहाँ पर टैक्स को इंक्लूड किया हुआ है। और अगर आप टैक्स को इंक्लूड नहीं करोगे तो ओनली क्या बचेगा, यहाँ अलग से भी लिख देता हूँ, 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस m। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन था पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बताओ, अगर एमपीसी की वैल्यू इतनी है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट इतना है, तो बताओ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कितना होगा। तो सीधा फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना था, समझ गए। अगर इसमें टैक्स भी दे देगा वो, तो हमारा ये डिनोमिनेटर में क्या चेंज हो जाएगा, बस 1 अपॉन हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस बी ब्रैकेट में 1 माइनस टी प्लस m, ये चेंज हो जाएगा। ये लो डिराइव हमने करके देख ही लिए, इसलिए डेरिवेशन सीखे कि अगर भूल जाए तो फटाफट से याद आ जाएगा डिराइव करके, है ना। तो दिस इज फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। इसके अंदर आगे एक और चीज हम समझ सकते हैं छोटी सी, वो क्या, कि अगर मैं इसको यहां पर फर्दर एक्सपेंड करूं, एक मिनट, ये ऊपर वाला पार्ट हटा दें, चलो वैसे तो ये डन है, ठीक है। एक चीज छोटी सी समझ रहे हैं इसके अंदर बस, ये y पूरा इसके इक्वल है ना, ठीक है जी। अगर अब सुनो, अगर अब इकोनॉमी में एक्सपोर्ट बढ़ा दिया जाए, क्या बढ़ा दिया जाए, एक्सपोर्ट, तो उससे इनकम जनरेट होगी, और है ना, यानी यहां देखेंगे ध्यान से, तो जो मेरा y है वो डेल्टा y, उसके अंदर एक और कोई ना कोई इनकम वाला पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। ये हम क्या कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए तो उससे इनकम पे इफेक्ट आता है। अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा तो इनकम बढ़ेगी, और वहां पर जो मेरा एक्सपोर्ट है उसके अंदर भी मैं एक डेल्टा एक्स कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान देना क्या करने जा रहा हूँ, पूरा लिख रहे हैं दोबारा से, मैं टैक्स को 2 मिनट के लिए हटा रहा हूँ, फिर वो भी हटाना पड़ेगा, चलो साथ लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा 1 माइनस बी ब्रैकेट में 1 माइनस टी प्लस m, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, a माइनस बी इंटू टी बार प्लस बी इंटू टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस x के साथ मैं लिख रहा हूं प्लस एक डेल्टा x, ठीक है, और माइनस का m बार, ये तो था ही पहले से m बार, तो ठीक है ना। अब अगर आप इसको
इस वाली जो ये जो टैक्स मल्टीप्लायर निकला आपका, सॉरी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जो निकला है 1 वाला, इसको उठा के अंदर अगर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, डरो मत कर नहीं रहा, तो हमें हर एक के साथ अलग अलग करा जा सकता है, सबके साथ प्लस माइनस के साइन है, लेकिन मैं इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डेल्टा एक्स के साथ और अलग कर रहा हूँ। रीजन देखना भी क्यों है, तो देखो एक्स तो वहाँ पे पहले से था ना, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू, सिर्फ डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन करके अलग कर रहे हैं, यानी बाकी के साथ तो वैसे ही रहेगा जैसे है, बाकी चेंज नहीं होगा, 1 माइनस टी प्लस एम, बाकी पार्ट ऐसे ही रहेगा, प्लस जी प्लस एक्स के साथ ऐसे ही रहेगा, माइनस एम बार भी यहीं रहेगा, लेकिन इसके बाद एक प्लस के साथ डेल्टा एक्स अपॉन में ये पूरा एक बार हमने लिख दिया 1 माइनस बी ब्रैकेट में 1 माइनस टी प्लस स्मॉल एम। ठीक है जी, ये हमने अलग से कर दिया मल्टीप्लाई इसको। अब ध्यान देना, जो ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा, जो प्लस से पहले वाला है, क्या मैं कह सकता हूँ ये पूरा का पूरा वाई है, क्योंकि देखो नीचे अभी तो हमने इक्वल करा, ये वाई के इक्वल ही तो है सारा, तो मैं इस पूरे की जगह वाई रिप्लेस कर दूं, इसकी वजह से इसको आप फर्स्ट नाम दे सकते हो अपने समझने के लिए कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो फ्रॉम फर्स्ट लिख के इसको वाई से हम इरेज कर दें इस पूरे को, यानी इस पूरे को हटा के क्या लिख सकते हैं इसकी जगह वाई। तो अगले स्टेप में करते हैं इसको, सो y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू y प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी ब्रैकेट में 1 माइनस टी प्लस स्मॉल एम। तो लो जी, y से y कैंसिल, अब ये डेल्टा x नीचे आ जाएगा, सो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी ब्रैकेट में 1 माइनस टी प्लस स्मॉल एम। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, यानी कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बोलो या फिर 1 अपॉन 1 माइनस बी, अगर टैक्स दिया हो तो 1 माइनस टी प्लस एम। तो ये दोनों का ही नाम क्या है बच्चों, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। चलो जी, कंसेप्ट समझ आए सारे, बहुत बढ़िया तरीके से एक एक कंसेप्ट को डिटेल में लिख लिख के कराए मेरे साथ, है ना। चलो डेफिनेटली इसके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, आगे वीडियोस आएंगे आपके पास, इसके अंदर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के हम डिस्कस करने वाले हैं। बट आप अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस डेफिनेटली इन कंसेप्ट को यूज करके एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है बेटा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी आपको डेफिनेटली कराऊंगा। चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।